नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के अतरौली तहसील क्षेत्र के गांव राजगांव के रहने वाले चंद्रपाल सिंह ने बताया कि उनका लड़का गांव से अलीगढ़ आते समय मोहित नामक युवक का एक्सीडेंट हो जाने से पैर में चोट आने पर उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर इलाज न होने के कारण फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल एनवी नामक हॉस्पिटल क्वारसी पर लाया गया, जिसमें भर्ती कर डॉक्टरों ने सही करने की गारंटी ली और वह कुछ समय बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें परिजन काफी परेशान होते हैं और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। वहीं पुलिस से भी शिकायत करते हैं और स्वास्थ्य विभाग में भी शिकायत दर्ज कराते हैं, पर काफी समय बाद चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी काफी समय बाद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि बताया जा रहा है कि पैर में ही चोट थी, उसका ऑपरेशन भी कर दिया था। ऑपरेशन के नाम पर काफी रकम भी ले ली गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन बाद ही लड़के की मृत्यु हो गई, ये जांच का विषय है। मगर अब देखना होगा कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कब तक इस परिवार को न्याय दिला पाएंगे, या फिर लीपापोती कर दी जाएगी, या फिर ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी करते रहेंगे। क्या नाम है और किस तरीके की समस्या आई है? मोहित नाम हो लड़का को। आपका नाम क्या है? मेरा चंद्रपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजगांव का रहने वाला। क्या हुआ था? 20 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 1 महीना के करीब ये, और आज तक था मेरे घर जो समस्या बन रही है अच्छी है पूरी, जो हॉस्पिटल वाले ने मेरी लड़का की लापरवाही करी बहुत ज़्यादा। कौन सा हॉस्पिटल था? एनवी हॉस्पिटल था। कहाँ पर है? यह है वासी थे, इधर चलता था रोड। क्या हुआ था, क्या है पूरी? बाकी यहाँ घोंट में चोट ही वैसे, घोंट में चोट होने के बाद में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन करने के बाद में उसने कही कि रात को मेरे ये पैर में दर्द मार रहा है। वहाँ ने कोई डॉक्टर ने नहीं सुनवाई करी, दवा दी। तो उसके बाद में मैंने के साथ देखो मेरे पैर में दर्द मार रहा हूँ, दोनों को नहीं। उन्होंने पता ना क्या उल्टी सीधी दवाई दी, क्या कर पेशाब गिरा फोन आया था। और अभी तक मेरी कोई ना कानूनी कार्रवाई, ना कोई केस, ना पुलिस में रिपोर्ट, और नहीं सब कुछ कर रहा है। अब तक कहाँ पर रिपोर्ट शिकायत कर चुके हो? शिकायत सर ये तो कलेक्टर साहब के यहाँ पे, थाना साहब वहाँ पे तो है काम। अब अभी तक सब कुछ सुनवाई नहीं। कितना समय हो गया लोग? है वो 1 महीना तक कोई नहीं सुन के दे रहा। आज कहाँ पर आए थे? आज साहब सीएम ऑफिस में। सीएम ऑफिस में क्या कह दिया? वो कह दी हाँ तब देखेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ समाजवादी व्यापार सभा की ओर से 5 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली व्यापारी महाकुंभ में जिले से 1000 व्यापारी शामिल होंगे। व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि व्यापारी महाकुंभ के मुख्य अतिथि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे, जबकि व्यापारियों का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग करेंगे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अलीगढ़, हाथरस, एटा में कासगंज से बस और अपने वाहन से 1000 व्यापारी शामिल होने के लिए 4 दिसंबर को रवाना होंगे। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष नवीन गुप्ता, पिंटू, मंडल उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, जिला महासचिव हरि किशन, शहर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष साजिद, जिला उपाध्यक्ष व अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, समाजवादी व्यापार सभा द्वारा एक वैश्य महाकुंभ का सम्मेलन हो रहा है और लखनऊ में 5 तारीख को। इसमें अलीगढ़ मंडल से जितने भी व्यापारी हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उस सम्मेलन में व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए और व्यापारियों की सम्मानी लड़ाई लड़ने के लिए और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ एकजुटता हो रही है। और आने वाले समय में अगर सरकार आती है समाजवादी की, तो एक आयोग का गठन होगा, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी घोषणा कर चुके हैं। उस आयोग के गठन के माध्यम से व्यापारियों की समस्या को समाधान होगा, क्योंकि जैसे उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, उनके यहाँ आए दिन बिजली के छापे पड़ते हैं, कभी मसालों वालों के पड़ते हैं, वो छापे बंद होंगे और व्यापारियों को एक छत के नीचे लाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण एक ही जगह होगा। अलीगढ़ मंडल से 1000 आदमी और व्यापारी यहाँ से जा रहा है, जिसमें 20 बसें हैं और करीब 25 गाड़ियाँ यहाँ से अलीगढ़ मंडल से जा रही हैं। कहाँ से जाएंगी ये अलीगढ़, हाथरस और कासगंज वहाँ की गाड़ियाँ हमें मिलेंगी एटा पर, और अलीगढ़ की जो गाड़ियाँ जाएंगी सावरिया गेस्ट हाउस से जाएंगी। मेरा नाम अतीत अग्रवाल है, प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार सभा समाजवादी पार्टी अलीगढ़। लखनऊ के अंदर समाजवादी व्यापार सभा का एक बहुत बड़ा महाकुंभ के रूप में सम्मेलन हो रहा है, जिसमें तमाम प्रदेशों के व्यापारी वहाँ पहुँचेंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे
उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद रहेंगे, जो समाजवादी सरकार आने पर उनका निवारण किया जाएगा। लगभग अलीगढ़ मंडल से लगभग 1000 व्यापारी जा रहे हैं, जिसमें 20 करीब गाड़ियाँ और 10 बसें संयुक्त रूप से जा रही हैं, जो वहाँ पर पहुँचेंगे। व्यापारियों अपनी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि व्यापारियों ने ठाना है कि सफल सरकार लाना है। क्या नाम है सर आपका? मैं नवीन गुप्ता पिंटू, समाजवादी व्यापार सभा जिला अध्यक्ष अलीगढ़। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में जेल भेजी गई मुख्य आरोपियों में शामिल ऋषि शर्मा की पत्नी जवा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की देर रात मौत हो गई। बीमारी के चलते उन्हें हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज लाया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। परिवार ने जानबूझकर मौत का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। काफी देर तक सबको मेडिकल से ही नहीं निकलने दिया। आरोप है कि जमानत के बाद उनकी रिहाई को जमानती सत्यापन के फेर में डाली गई थी। लोधा के गांव करसुआ और जमा की थी रात में 28 मई की सुबह जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। इन्हीं मामलों में दर्ज मुकदमों में आरोपी शराब माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी को जमा के एक मुकदमे में आरोपी बनाया गया था। घटना के कुछ दिन बाद ही रेणु शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उस वक्त वह गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। किधर परिवार की ओर से बीमारी का हवाला देकर उन्हें जेल में उपचार न मिलने की दलील अदालत में पुलिस प्रशासन में दी गई। बेटे विनय के अनुसार तमाम प्रयास के बाद हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें 9 नवंबर को उज्जैन मेडिकल कॉलेज दाखिल किया गया था। 2 दिसंबर को उज्जैन मेडिकल कॉलेज से छुट्टी कराकर जेल ले जाया गया। 3 दिसंबर की देर रात उन्हें कारागार से फिर जैन मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। भारद्वाज। पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरीके से जेल में क्या हुआ सर 10 तारीख को मम्मी को एडमिट करा था यहाँ पे जेएन मेडिकल में। उसके बाद 15 को डेट थी, तारीख पे जाना था उनको। स्थिति बहुत ख़राब थी, पुलिस प्रशासन पूरा आ गया था वहाँ पर जेएन मेडिकल में। उनके सामने भी बेहोश हो गई थी और डायबिटीज़ कंडीशन थी 500 550। उसके बाद नेबुलाइजर से सांस ले रही थी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। उसको हटा के वहाँ से डिस्चार्ज कराया दबाव बनवा के प्रशासन का, और एम्बुलेंस में कोर्ट ले गए। कोर्ट में ऊपर जाने की स्थिति में नहीं थी, एम्बुलेंस में ही सरकारी कोर्ट पेश कार्ड सवाए और स्टैंप लगाया, साइन करने की हालत में नहीं थी। साइन भी फिर बाद में ज़बरदस्ती कराए जैसे हुए। उसके बाद जेल ले गए 15 को। फिर हमने एप्लीकेशन दे के फिर एडीजे 9th ने सुप्रीडेंट को फ़ोन करा। उन्होंने फिर दोबारा जेएन मेडिकल भेजी, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ 15 को गई। उसके बाद अब परसों डिस्चार्ज कराया दोबारा। क्या मानते हैं इस तरीके से? और फिर रिपोर्ट उनकी सही आ रही थी। उस 10-12 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उनके मुंह से झाग वाग ये सब निकलने लग गए। और जब यहाँ पे मेरे को रात को फ़ोन करा था 11:44 पे कि इमरजेंसी लेकर जा रहे हैं, आप वहाँ पहुँचो। किसने करा था? लेडी कांस्टेबल ने। किस हालत में मिली फिर आपको? मेरे को डेड बॉडी मिली थी। मैंने डॉक्टर से पूछा यहाँ ये क्या हुआ है, उन्होंने कहा ये हमारे पास डेड बॉडी लाया। मेडिकल लेके गए थे? जेएन मेडिकल। अच्छा, क्या मानते हैं? जी मौत हुई है? क्या हुआ? हाँ, हत्या करी है जेल के अंदर? जी प्रशासन। तो क्या जमानत हो गई थी इनकी? हाँ, जमानत हो गई थी सर। अच्छा, कब हुई थी? जमानत 18 तारीख को। क्यों दिया? क्या मांगे, क्या डिमांड है आपको? क्या ये धरना प्रदर्शन नहीं है। हम सभी भाई, पूरा ब्राह्मण परिवार आज इसलिए यहाँ आया है कि हमारे घर की बहू, हमारे घर की बेटी, हमारे घर की भाभी, हमारे घर की बहन, उसके साथ में अत्याचार किया गया। और कल रात, आज रात को सुना कि उनकी हत्या कर दी गई। कहाँ पर हुए, क्या हुआ? जेल में एक प्रकरण आप लोगों ने सुना होगा, शराब कांड। उस शराब कांड में कई निर्दोषी लोग फंसाए गए और जिनके नाम पर ठेके भी नहीं हैं उनको भी शराब का कारोबारी बताया गया। मैं जानना चाहता हूं, जिनके नाम पर ठेके नहीं, जो कि ठेके में इन्वॉल्व नहीं, वो शराब के कारोबारी हो कैसे गए? जिनकी आज मृत्यु हुई है, उनके 14 ऑपरेशन हो चुके हैं, वो बहुत कम सुन पाती हैं, उनकी आँखों की रोशनी कम थी, उनके शरीर में कम से कम 7-8 ऐसे बड़े रोग थे जिसकी वजह से वो पीड़ित थीं। उसके बावजूद भी उन पर शराब कांड में उनको इन्वॉल्व कराया गया। जमानत होने के बाद हमारी
हमारी डिमांड ये है कि जो हुआ है सबसे पहले उसकी सीबीआई जांच हो। इस शराब कांड में जो निर्दोष फंसाए गए उनकी सीबीआई जांच हो। और जिस तरह से इनका रात में अचानक इनको लेके एक दिन 2 दिन पहले इनको लेके गए, जबकि इनकी हालत नाजुक थी, जेल में लेके गए हॉस्पिटल से नाजुक हालत में, ऐसा क्या हुआ अंदर जिससे कि इनकी हत्या हो गई, ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। उनके फ़ोटो मैंने देखे, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, नाक से झाग निकल रहे हैं। झाग किस कंडीशन में निकलते हैं ये सब लोग जानते हैं। पूरी तरह से जांच का लग रहा, हत्या लग रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के बाकी सदस्य अंदर हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है। इस तरह से तो हमको लग रहा है कि बाकी लोग भी बाहर नहीं आ पाएंगे, उनकी भी हत्या होगी। तो क्या जमानत भी हुई थी इनकी? इनकी जमानत हो चुकी है, इनकी जमानत हो गई। जमानती भरने के लिए पिछले 10 दिनों से वेरिफिकेशन में प्रशासन अड़चा रहा है, पीछे से अटका रहा है। कभी कोई कागज मांगा जाता है, कभी कोई कागज मांगा जाता है, लेकिन सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही हैं। जो हमारे जमानती आ रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है कि आप क्यों आगे बीच में से कैसे आए, आप लोग क्यों पैरोकारी कर रहे हो। पुलिस वाले घर घर जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि कोई जेल में चला गया है उसके बाद पुलिस का रोल क्या है। अदालत की शरण में अदालत उसका डिसीजन लेगी। अदालत ने उनको जमानत दे दी, लेकिन फिर भी उनको जमानत पर बरी नहीं किया गया। और आज उसका रिजल्ट ये है कि आज उनकी डेड बॉडी बाहर निकल के आई है। पूरे प्रकरण में दोषी किसको मानते हैं इस तरीके से? पूरे प्रकरण में दोषी है हमारा शासन, पूरा प्रशासन और जो उनके पीछे बैठे हुए हैं राजनीतिक के बड़े ओहदेदार, जो कि लाशों के ऊपर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। पहले इसकी सीबीआई जांच हो इस पूरे प्रकरण की, और ये सुनिश्चित किया जाए कि अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी, क्या अरेंजमेंट है। नंबर दूसरा कि उनकी जो बॉडी यहाँ आई है, सबसे पहले अंदर जो बंद हैं 5 लोग, उनके पति, उनका बेटा, उनके जेठ, उनका देवर, वो लोग पैरोल पे बाहर आएँ, अंतिम संस्कार करें, उनके सामने उनका पोस्टमार्टम हो, उनके सामने उनका अंतिम संस्कार हो, उसके बाद वो अंदर जाएं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच में टीकाकरण, जांच से लेकर ओपीडी एवं अन्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। आंदोलित नेताओं को बुलाकर चीडियों एवं सीएमओ ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। संविदा कर्मचारियों के नेता अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के हड़ताल के कारण जनपद को भी इसका दंश झेलना पड़ रहा है। हड़ताल के पहले जहां प्रतिदिन 35,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो रहा था, वह घटकर 10 से 14,000 के बीच सिमट गया है। शुक्रवार को 13,858 लोगों को ही कोविड-19 का टीका लग पाया। व्हाट्सएप लिंक का कार्य भी प्रभावित होने की आशंका है। महानगर में 18 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो संविदा पर तैनात 15 चिकित्सकों के भरोसे चल रहे थे। ऐसे में इन केंद्रों पर ओपीडी सेवाएं नहीं हो रही हैं, टीकाकरण भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल प्रशिक्षु टीका लगा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं डगमगाने लगी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच संविदा कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग भी हिल गया है। ऐसे में शाम को मुख्य विकास अधिकारी अंकित खंडेलवाल सिटी मजिस्ट्रेट सीएमओ ऑफिस पहुंचे। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह, जिला मंत्री डॉक्टर राकेश कुमार एवं प्रदेश महिला संगठन मंत्री शुमेला को फोन कर सीएमओ ऑफिस बुलाया गया। डॉक्टर अजीत सिंह ने अधिकारियों पर धरना समाप्त करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर धरना चल रहा है। वह साथियों के साथ ही कोई निर्णय ले सकते हैं, अकेले में कोई फैसला नहीं ले सकते। हमारा प्रदर्शन चल रहा है 30 तारीख से, अभी कंटिन्यू चल रहा है। हमारा अनिश्चितकालीन धरना है ये हमारा। किन डिमांडों को लेकर? 7 सूत्रीय मांगे हैं। पहली डिमांड है हमारी नियमितकरण करना, दूसरा है वेतन विसंगति, स्थानांतरण है हमारा कि जो एक ज़िले में रह रहे हैं उन्हें दूसरे ज़िले में जाने में परेशानी है, जॉब सिक्योरिटी है और बीमा पॉलिसी है। आशा बहुओं का एक नियमित मानदेय होना चाहिए। इस तरीके से आप डिमांडों को लेकर बैठे हैं। आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, आपने पूरे कोरोना काल में हेल्प की है, तो किस तरीके देखा जा रहा है?
अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं ठाकुर मयंक प्रताप सिंह, उन्हें ना तो बुलाया जा रहा है, ना ही उनसे वार्ता की जा रही है। ये कहाँ बैठे हैं? कब तक रहेगा? हम ये सीएमओ ऑफिस अलीगढ़ में बैठे हुए हैं। कितनी संख्या में होंगे तकरीबन? अलीगढ़ के अंदर हम लोग कम से कम 5,000 लोग हैं। कहाँ से आए? सभी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर ब्लॉक्स हैं, 12 ब्लॉक हैं, अर्बन पीएससी है, रूरल में है पीएससी, सीएससी, सभी जगह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस तरह आपके द्वारा जो कोरोना की वैक्सीन होती है कहा दिया गया, वो बंद कर दिया गया पूरी तरीके से बंद है। फिर तीसरी लहर आ रही है, उसकी आशंका जताई जा रही है, उसको किस तरह देखते हैं? उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमारी मांगों को तो देखें। हमारे अधिकारीगण हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम शुमाला तबस्सुम है, प्रदेश महिला संगठन मंत्री हूँ। यह उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पहले ही अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि 29 नवंबर तक मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो 1 दिसंबर से पूर्ण रूपेण हड़ताल शुरू की जाएगी। सरकार ने वार्ता की, सहमति भी जताई, लेकिन उनका कोई लिखित शासनादेश जारी नहीं किया है। तो हमारी यही मांग है, जब तक जिन मांगों पर सहमति बनी है उन पर लिखित शासनादेश जारी नहीं किया जाता है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। कितने लोग हड़ताल पर होंगे लगभग, क्या मांग है? नहीं, पूरे जनपद के जितने भी संविदा कर्मी हैं, सभी आशा बहुएँ, आंगनवाड़ी, हमारे सभी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, ANM मैन, जितने भी संविदा कर्मी हैं वो सभी किस तरह की डिमांड है? डिमांड में सबसे ज़्यादा है कि अभी तक हमारी बहुत पुरानी मांग है कि एक नियमावली हमारी बनाई जाए। अभी एक तरह से संविदा के नाम पर हम लोगों का जो शोषण किया जाता है, हमने कहा उसके लिए एक नियमावली बनाई जाए। आखिर 10 साल 15 साल कोई तो समय सीमा होनी चाहिए जिसके बाद आप हमको नियमित किया जाएगा। 10 साल बाद यदि हमसे ये कह दिया गया कि आप घर चले जाइए तो उस समय भविष्य क्या होगा हमारा? ये इसलिए एक नियमावली बनाई जानी चाहिए। जिस तरह से स्थान रिक्त होते हैं उन स्थानों पर समायोजन किया जाना चाहिए। दूसरा, संविदा कर्मी जिस जनपद में कार्य करता है, मान लीजिए किसी दूसरे जनपद का कर्मचारी है और वहाँ स्थान रिक्त है, तो उसको ये सुविधा दी जानी चाहिए कि वो वहाँ जाके उसको जगह मिल सके। अप्रोक्सीमेट कितने लोग हैं और कब तक रहेगी ये? ये जब तक करीब 4,000 के करीब है जनपद में, और जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जाती, लिखित हमने समय जो नोटिस दिया है उस नोटिस में भी लिखा है कि जिन मांगों पर सहमति बनी है उनके लिखित शासनादेश जब तक जारी नहीं किए जाएंगे तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। से धरना आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या प्रसारित किया जा रहा है आपको कि ड्यूटी के नाम पर आपको यहाँ बुलाया जाता है, क्या कहेंगे इस चीज़ को? मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हम जो धरना दे रहे हैं वो हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं, इसके लिए हम धरना दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप यहाँ धरना हटाइए, या फिर हमारे साथियों को अलग किया जा रहा है। जैसे कि CHO को कहा जा रहा है कि आप ये धरना क्यों दे रहे हैं, आप यहाँ क्यों इकट्ठे हैं। CHO अलग नहीं है, ये भी NHM का एक हिस्सा है, इसीलिए हम सभी यहाँ मिलकर ये धरना दे रहे हैं। जब तक हमारी 7 सूत्री मांगें पूरी नहीं होंगी हम धरना देते रहेंगे, और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ पूरा NHM खड़ा है, और NHM खुद कमज़ोर नहीं है, काफ़ी मजबूत है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है इस संघ में, और भी हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं अलग अलग जनपदों में, जहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। जितनी सरकारी कर्मचारी है उससे कई ज़्यादा हमारी संख्या है। अगर हम ये लोग हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी हम नहीं टूट पाएंगे, क्योंकि हम सब ने निर्णय कर लिया है कि हम सब लोग साथ खड़े हुए हैं। क्या ड्यूटी के नाम पे आपको प्रसारित कराया जाता है? जी बिल्कुल प्रसारित किया जाता है। सुबह 8 बजे से ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है और ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं है। 10-12 बजे तक लोग काम कर रहे हैं। हम खुद 10-12 बजे तक काम किया है हमने, और कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम फीमेल्स हैं, आते जाते 10-12 बजे तक हमें पता ही नहीं रहता। घर घर जाकर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन सरकार कहती है कि हमारा कोविड वैक्सीनेशन 100 करोड़ हो गया। किसकी वजह से हुआ है? हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने दिन में रात में 24 घंटे काम किया है, लेकिन फिर भी हमारी कोई शाबाशी नहीं करता है। सभी लोग हमें प्रताड़ित करते रहते हैं। क्या कोविड के नाम पे आप इससे कोई असर पड़ेगा? जिस तरह से आप काम करती हैं, अपने कार्य करती हैं, जो लगाती हैं, तो इसके नाम पे कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं हमारी संख्या कितनी है।
अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो ज़रूर असर पड़ेगा, सरकार को ज़रूर झुकना पड़ेगा। तो क्या नाम है आपका और कौन से विभाग से आप मेरा नाम प्रीति बघेल है, मैं एक CHO हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को तो बिल्कुल मल्टीपर्पज़ वर्कर बना दिया है, कहीं भी भेज देते हैं, कभी कुछ भी, जहाँ भी डॉक्टर्स का काम हो, ANM का काम हो, सब जगह सारा काम CHOs करते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में सांसद सतीश गौतम ने गुब्बारे एवं कबूतर उड़ाकर जिला स्तरीय सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। पहले दिन दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विकास खंडों से जीत कर आए खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और अपने अपना कर्तव्य दिखाया। वहीं सांसद सतीश गौतम ने बताया कि प्रतियोगिता से खिलाड़ियों की अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है। समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक मुकेश लोधी, आशीष कौर ठाकुर, संजय सिंह ठाकुर, चंद्रमणि व अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं एक युवक की बाइक चोरी होने की वजह से हंगामा भी हो गया। शीतल, आज आप कहाँ पर आई हो? आज हम अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में खेलने आए हैं। अच्छा। कहाँ, मतलब कहाँ से आई हो? इगलास से। अच्छा, कौन सी प्रतियोगिता की थी आज आपने? 200 मीटर और मेरी बहन ने 200 मीटर और 100 मीटर में फर्स्ट और सेकंड निकाला है। हमारी कबड्डी थी। अच्छा, तुम्हारी कबड्डी थी। 200 और ये रनिंग जो होता है, रनिंग का 200 मीटर रनिंग में, 100 मीटर रनिंग में इसने फर्स्ट और सेकंड निकाला। क्या इस तरीके से, किस तरीके से बच्चों को प्रेरणा मिलती है? क्या कहोगी जो लड़के बच्चे नहीं खेलते? कहना है कि वो मेहनत करें अच्छी तरह से और आगे बढ़ें, और मतलब अच्छी तरह से मेहनत करके प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। सरकार, जानकारी है ये सरकार के द्वारा प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं? सरकार के द्वारा तो बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं, पर घर के माँ बाप उनको भेजना नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर से उनको निकलने की अनुमति दें। घर के ही नहीं निकलने देते तो बच्चे कहाँ से आगे बढ़ेंगे। सही। अनुराग, कहाँ से आए हो आप? मैं गांव दूसिया से आया हूँ, ब्लॉक में पड़ता है। किस तरीके की प्रतियोगिता आज स्टेडियम में हो रही है? क्या कहोगे, कौन सा गेम खेला है आपने? आज मैं कबड्डी खेलने आया था और यहाँ पे कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल और रनिंग सब हो रहा है। कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे? कितने स्टूडेंट्स आए होंगे, कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? यहाँ काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, चंदौर, टप्पन और इगलास, बहुत दूर दूर के बच्चे आए हुए हैं। आज किस तरीके का कंपटीशन होगा? इसमें कोई प्रतियोगिता भी रखी गई है जो इनाम दिया जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? मैम, अभी इनाम का तो हमें कंफर्म नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है क्या मिलेगा, लेकिन खेल रहे हैं। ठीक है, आज आपके द्वारा उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे? ये ब्लॉक स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा चालू की थी और आज इसका शुभारंभ हुआ है, कल इसका समापन है। आने वाले समय में ये ग्रामीण से हम शुरू करेंगे, इसे गांव में खिलाएंगे, गांव में खेलने के बाद ब्लॉक पर खेलेगा, ब्लॉक पे खेलने के बाद तहसील पे खेलेगा, तहसील पे खेलने के बाद जिले पे खेलेगा। जो टीम जीत जाएगी और वो टीम जो जिले पे जीतेगी वो दूसरे ज़िले से खेलेगी और पूरे प्रदेश में ये कंपटीशन होने के बाद प्रदेश वाली टीम फिर दूसरे प्रदेश से खेलेगी। इस तरह का प्रोग्राम रखा गया है। आगे हर वर्ष होगा ये। अब के समय कम था। आने वाले जो हमारे युवा हैं, गांव में से किस तरह से युवा खेल के प्रति जागरूक हों, क्योंकि क्या होता है कि किसी कारण बस कोई कबड्डी में, कुश्ती में, दौड़ में, वॉलीबॉल में, ये जो गेम है, ग्रामीण बच्चे धन के अभाव में, साधन के अभाव में गांव में ही रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए स्वयं मैंने, भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि हर वर्ष सांसद खेल स्पर्धा कराएंगे, जिससे हमारी जो गांव में छुपा हुआ गौरव है, गांव में छुपी हुई जो क्रांति है हमारी बच्चों की, वो आगे आए और उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए टोटल ये अभी बहुत शॉर्ट किया गया आपके। अगली बार कम से कम ये प्रोग्राम 1-1.5 महीने लगातार चलेगा पूरे ज़िले में। गांव-गांव का कंपटीशन करा के, ब्लॉक का कंपटीशन, तहसील का कंपटीशन और फिर ज़िले का कंपटीशन, और इसे गेम को और आगे बढ़ाएंगे। खो खो भी कराएंगे और भी गेम इसमें आगे बढ़ाएंगे, रस्सी खींचने का भी कराएंगे, सारे गेम कराएंगे, जिससे और हमारे युवा आगे बढ़े, हमारी बहनें आगे बढ़ें और खेल के प्रति लोगों में जागरूकता आए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल में नया वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम भास्कर ने बताया कि कुछ दिन पहले वीसी हुई थी, उसमें शासन ने निर्देश दिए थे कि अपने अस्पतालों में ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर देने के लिए सभी स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए। उन्हीं निर्देशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुपम भास्कर ने बताया कि संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल में निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर के शर्मा और डॉक्टर सार्थक पांडे सभी स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से मरीज को एडमिट करने से लेकर इलाज देने तक बारीकी से समझा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है और ओमिक्रॉन वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली जा रही हैं, जिससे किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और स्वास्थ्य विभाग बेहतर से बेहतर इलाज देने में कामयाब हो, इसी को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जो नया वायरस की जो आशंका जताई जा रही है, तो पंडित दीनदयाल में किस तरीके की तैयारियां उसको लेकर चल रही हैं? जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है ओमिक्रॉन वायरस के बारे में, उसी के मद्देनज़र जो है 2 दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी हमारे जो हैं ACS सर के साथ जो है, तो उन्होंने सभी तैयारियों के लिए सभी चिकित्सालयों जो भी कोविड से रिलेटेड हैं उनके लिए बोला गया था। इसी के सापेक्ष में मुख्य विकास अधिकारी जो हमारे, उन्होंने भी हमें निर्देशित किया कि आप तैयारियां देख लीजिए। उसको देखते हुए मैंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें सभी जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं उनको देखा कि उनका क्या स्थिति है, वो सभी सही हैं हमारे। और इसको ओमिक्रॉन को दृष्टिगत रखते हुए अभी हमने फ़िलहाल में जो तैयारी की है, आइसोलेशन के लिए 10 बेड हमने तैयार रखे हैं। 10 बेड हमने ICU के लिए रखे हैं, जिसमें जो कि सिर्फ कोविड वाले ओमिक्रॉन से रिलेटेड अगर पेशेंट आते हैं उनके लिए रखा गया है। इसके बाद अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो हम पूरे हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड के होते करते हुए उसको फिर हम पूरा 300 बेड का हॉस्पिटल चलाने के लिए हमने क्षमता तैयार कर ली है। इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल स्टाफ है उनको हम प्रतिदिन जो है वेंटिलेटर पर और बेड साइड पर हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के शर्मा और एनेस्थेटिस्ट में डॉक्टर सार्थक पांडे, ये दोनों प्रतिदिन जो है उनको बेड साइड ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सभी वेंटिलेटर वगैरह जितने स्टाफ नर्स वगैरह इनको सबको जो है ट्रेनिंग दे करके उनको किसी भी स्थिति में सभी किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से मरीज़ के साथ मतलब जो है देखभाल करनी है, ये सारी जो है अभी से हम ट्रेनिंग ग्रुप में करा रहे हैं, जिससे कि ओमिक्रॉन के वायरस का अगर मान लो संभावना होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं और हम तैयार हैं इसके लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।